हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ टॉपिक्स चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के। तो चलिए इन्हें करते हैं हम स्टार्ट। तो सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में बताया गया है दैट बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म हैव बीन नोन फॉर मोर देन 2000 years. However, it was only about 200 years ago in 1820 that it was realized that they were intimately related. तो बेसिकली ये इंट्रोडक्टरी पार्ट्स है, तो हम इनको मोटा मोटा पढ़ लेंगे। बताया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को हम 2000 सालों से जानते आ रहे हैं दोनों टॉपिक्स। बट पिछले 200 सालों से ही हमें ये पता चला है कि ये दोनों टॉपिक्स यानी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एक दूसरे से रिलेट करते हैं। During a lecture demonstration in the summer of 1820, Danish physicist Hans Christian Ørsted noticed that a current in a straight wire caused a noticeable deflection in a nearby magnetic compass needle. सो ये कब हुआ कि हमें पता चला कि भाई इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म रिलेटेड है। सो ये जो है इसका श्रेय जाता है ओरेस्टेड को। ओरेस्टेड एक फिजिसिस्ट थे, तो उन्होंने देखा, उन्होंने नोटिस किया बेसिकली कि एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर पड़ी हुई थी, उसके पास जब उन्होंने एक कंपास नीडल रखी तो उसमें डिफ्लेक्शन शो हुई। He investigated this phenomena. He found that the alignment of the needle is tangential to an imaginary circle which has the straight wire as its center and has its plane perpendicular to the wire. So basically यहाँ पे ना उन्होंने नोटिस किया कि ये इस तरह से एक हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर. The wire is perpendicular to the plane of paper. A ring of compass does around the wire. The orientation. The current emerges out of the paper. So basically, ये उन्होंने जो इनिशियली नोटिस किया वही बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, ठीक है। तो फिर बताया गया है कि इट इज नोटिसेबल व्हेन द करंट इज लार्ज एंड द needle sufficiently close to the wire so that Earth's magnetic field may be ignored. अच्छा, सो जब उन्होंने करंट कैरिंग वायर के पास मैग्नेटिक कंपास रखा रैंडमली, है ना, तो डिफ्लेक्शन दिखी पर उतनी नहीं। तो जब उन्होंने बहुत ज्यादा करंट वाली करंट कैरिंग वायर ली और उसके पास नीडल को कंपास नीडल को बहुत पास रखा, सो इस सिग्निफिकेंट अमाउंट में डिफ्लेक्शन नोटिस हो पाई, क्योंकि उस टाइम पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को इग्नोर किया जा सकता है। ठीक है, रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्सेस द ओरिएंटेशन ऑफ नीडल। और उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि जब वो करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर रहे थे, तो जो डिफ्लेक्शन थी वो भी रिवर्स हो रही थी। मतलब डिफ्लेक्शन जिस डायरेक्शन में इनिशियली थी, अब वो उससे अलग डायरेक्शन में थी। द डिफ्लेक्शन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द करंट और ब्रिंगिंग द नीडल क्लोजर टू द वायर। अब जो डिफ्लेक्शन थी वो बढ़ रही थी जब आप करंट बढ़ा रहे थे या फिर आप नीडल को वायर के पास लेके आ रहे थे। ये बातें भी काफी इंपॉर्टेंट है। Iron sprinkled around the wire arranged themselves in the concentric circles with the wire as the center. अब उन्होंने क्या किया, एक जो है करंट कैरिंग वायर तो ऑलरेडी है, ये उसके अराउंड आयरन फिलिंग्स को ले लिया और आयरन फिलिंग्स से अपने आप को एक कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में अरेंज कर लिया और उनका जो सेंटर था वो करंट कैरिंग वायर थी। So Oersted concluded that moving charges or current produces a magnetic field in the surrounding space. तो ये जो भी हमने अभी तक कहानी पढ़ी, तो शायद हमें थोड़ी कंफ्यूजिंग भी लगी हो, उसका कंक्लूजन जो ओरेस्टेड ने निकाला वो यही था कि जो भी मूविंग चार्जेस है या जो भी करंट है वो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, राइट। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि जो भी हमारे पास मूविंग चार्जेस हैं वो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। Following this, there was intense experimentation. In 1864, the laws made by electricity and magnetism were unified and formulated by James Maxwell. So, ऑरेस्टेड के बाद काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए इन टॉपिक्स को लेके कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म रिलेटेड है। तो जो लॉज थे, क्या हुआ क्या, तो जो लॉज थे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के इंडिविजुअली उनको यूनिफाई करा गया। हाँ, उनको किसने बनाया, जेम्स मैक्सवेल ने। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने रियलाइज किया था, मतलब इन्होंने बताया था कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। फिर उसके बाद रेडियो वेव्स को हर्ट्ज ने डिस्कवर किया था और जेसी बोस और जी मार्कोनी ने इसको प्रोड्यूस किया था रेडियो वेव्स को, है ना। ये कुछ ऐसा डेटा है जो हमें लर्न ही करना पड़ेगा,
है ना, कि कौन सी चीज किन्होंने डिस्कवर की, किन्होंने प्रोड्यूस की, राइट। तो क्या हुआ, आगे चलते हैं हम लोग इस चैप्टर में। हम क्या देखने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स लगाती है मूविंग चार्ज पार्टिकल्स पे, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड करंट कैरिंग वायर पे, ठीक है। वी शैल ऑल्सो लर्न हाउ करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि कैसे करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। We shall see how particles can be accelerated to very high energies in a cyclotron. एक cyclotron में हम किस तरह से पार्टिकल्स को एक्सलरेट कर सकते हैं हाई एनर्जी के साथ, वो भी हम देखने वाले हैं। और साथ ही हम देखेंगे कि कैसे करंट एंड वोल्टेज को गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है। तो इन दिस एंड सब्सिक्वेंट चैप्टर ऑन मैग्नेटिज्म, तो ये तो एक चैप्टर है ही मैग्नेटिज्म पे, और अगला भी चैप्टर मैग्नेटिज्म पे है। तो उस पे हम एक कन्वेंशन अडॉप्ट करने वाले हैं। ये कन्वेंशन हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, क्या है, कि करंट और द फील्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इमर्जिंग आउट ऑफ द पेपर इज डिपिक्टेड बाय अ डॉट। तो अगर हमारे पास करंट है या फिर फील्ड है, कोई भी इलेक्ट्रिक है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो आउट ऑफ द प्लेन आ रही है, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे डॉट, राइट। तो उसके लिए हम यूज करेंगे डॉट। और अगर हमारी करंट या फिर हमारे फील्ड जो है इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक, वो इनटू द प्लेन जा रही है, तो हम उसको डिटेक्ट करेंगे क्रॉस से, राइट। अब जो यहाँ पे दो सिचुएशंस है ना, ये आपको दिखा रखी है। ये सिचुएशन में ये डॉट यूज किया गया, इस सिचुएशन में क्रॉस यूज किया गया, राइट। अब डॉट क्यों यूज किया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे डॉट का इस्तेमाल हुआ है आउट ऑफ द प्लेन बताने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को। और यहाँ बी वाले में जो अपने हमें दिखा रखा है, ये जो बी वाला और ये जो बी वाला है, इसमें हमें क्रॉस दे रखी है ना। क्रॉस हमें ये क्यों दे रखा है यहाँ पे, तो इसलिए दे रखा है क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, राइट। और जो सी है, यहाँ पे हमें जस्ट ये करंट कैरिंग वायर रिप्रेजेंट की गई है, और उसके अराउंड आयरन जो है, आयरन फिलिंग्स को जब स्प्रिंकल किया तो कंसेंट्रिक सर्कल जो बना रही है वो रिप्रेजेंट किया है। तो आई होप ये जो तीनों फिगर्स हमें यहाँ पे दी है वो अब क्लियर हो गई होंगी। सो बेसिकली इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखी है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो बेसिकली हमने क्या देखा, हमने ये देखा, हम इसका एक क्विक समरी करते हैं जो भी अभी तक हमने देखा। तो इनिशियली हमें इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पता थी, बट ग्रेजुअली हमें पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इंटर रिलेटेड है। वो किसने बताया, वो ओरिस्टन ने बताया। तो ओरिस्टन ने कैसे बताया, तो ऐसे एक करंट कैरिंग वायर थी, जब उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बची तो मैग्नेटिक नीडल जो है उसमें डिफ्लेक्शन शो हुई। तो वहां से सोचा गया कि जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है वो रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। सो फिर उन्होंने क्या क्या कुछ कुछ कंडीशंस बनाई ओरिस्टन ने, और उनसे जो है ऑब्जर्व किया। क्या किया उन्होंने, जब करंट का डायरेक्शन रिवर्स किया तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन जो था वो भी रिवर्स हो रहा था या अलग हो रहा था, जैसे बोल सकते हैं। और जब उन्होंने देखा कि जब उन्होंने करंट की अमाउंट बढ़ाई तब डिफ्लेक्शन बढ़ी, है ना। जब उन्होंने नीडल को पास रखा वायर के, तब जो है अगेन डिफ्लेक्शन बढ़ी, ठीक है। तो ओरिस्टेड ने कंक्लूड किया कि कोई भी मूविंग चार्जेस है या फिर कोई भी करंट कैरिंग वायर या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, राइट। तो फिर इसके बाद ओरिस्टेड के बाद बहुत से एक्सपेरिमेंट्स हुए इस टॉपिक को लेकर कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म रिलेटेड है। तो जो लॉस थे इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के, उनको यूनिफाई किया गया मैक्सवेल द्वारा। और मैक्सवेल वही थे जिन्होंने बताया कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। रेडियो वेव को हर्ट्ज ने डिस्कवर किया और उसको प्रोड्यूस किया था जेसी बोस एंड जी मार्कोनी ने। और यही सब चीजें थी। और ये तीन फिगर्स है हमारे पास। फर्स्ट है डॉट था, डॉट यानी कि आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस है सेकंड हमारे पास डी, डी में बताया गया है क्रॉस से तो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। सी जो है यहाँ पे बताया गया है कि करंट कैरिंग वायर है, उसके अराउंड जब आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल किया तो वो कंसेंट्रिक सर्कल बना रहे हैं विद करंट कैरिंग वायर एट इट्स सेंटर। ओके। सो फिर बताया गया है कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ना मूविंग चार्जेस या फिर करंट के अराउंड, वो फोर्स एक्सर्ट करती है करंट कैरिंग वायर पे, इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे, यानी बेसिकली मूविंग चार्जेस पे। वो जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है फोर्स एक्सर्ट करने वाली है, ठीक है जी।
आगे हम यहाँ पे ये भी देखने वाले हैं कि करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, राइट? और तो इस तरह से काफी सारी बातें हम पढ़ने वाले हैं, और साथ ही हम यहाँ पे साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, गैल्वेनोमीटर के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट एंड वोल्टेज को जो है डिटेक्ट करता है। बेसिकली गैल्वेनोमीटर का यही काम होता है। और ये साइक्लोट्रॉन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बाकी हमने डॉट एंड क्रॉस के बारे बता ही दिया कि डॉट जो है इसमें आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर आती है मैग्नेटिक फील्ड, और जो क्रॉस है उसमें इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जाती है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकती है, या फिर करंट भी हो सकता है। बट ये जो हमारा फिगर है यहाँ पे, ये फिगर जो है ए एंड बी, ये वाली ए फिगर एंड ये वाली बी फिगर, इसमें तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड के लिए स्पेशली बनाया गया है। So I hope you all enjoyed watching this video. Please like, share and subscribe the channel for watching more videos, and thank you.